Welcome again, 140 number episode, The Confession. Let's start. मृणाली ने आज जो कुछ भी आदित्य से सुना था उसे पहली बार सब कुछ सच लग रहा था, क्योंकि वो मृणाली को चाहता है। दूसरी तरफ सुशील और गौतम उसके दुश्मन हैं क्योंकि उसके परिवार ने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद आदित्य लड़ाई लड़ रहा था क्योंकि वो अपने परिवार को बचाना चाहता था। मृणाली आज खुद को आदित्य के और करीब महसूस कर रही थी। वो गाड़ी रोककर उसे गले लगा लेना चाहती थी। उसने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थी। बारिश अभी भी तेज थी। मृणाली ने अपने हाथ को उसके हाथ पर रखा कि तभी आदित्य का ध्यान मृणाली की तरफ गया और वो उसकी आंखों में देखने लगा। और तभी मृणाली ने कहा, आदित्य, और कोई हो ना हो, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। आदित्य के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई, पर वो ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी। मृणाली कुछ और सोच रही थी। वो जानती थी कि अनुराग आदित्य का दुश्मन है क्योंकि मृणाली उसके साथ है। तो इसका इलाज ये होगा कि मृणाली आदित्य से दूर हो जाए। इसी बात ने उसे थोड़ा उदास कर दिया और उसने आदित्य के हाथ से अपना हाथ हटा लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। खिड़की पर पानी बह रहा था, इसलिए बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं आदित्य को हर थोड़ी देर में डिक्की से आवाज आ रही थी, जिसे आदित्य को जल्दी से जल्दी फिक्स करना था। उसने मृणाली की तरफ देखा और कहा, मृणाली, मुझे भूख लगी है, हम कहीं रुककर कुछ खा लेते हैं। इस बात पर मृणाली ने हाँ में सर हिलाया, जो आदित्य को थोड़ा अजीब लगा। आदित्य ने अब गाड़ी थोड़ी धीरे कर ली थी और वो आसपास खाने के लिए ढाबे तलाशने लगा। बारिश के कारण कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ कलरफुल लाइट्स दिख रही थी। आदित्य ने उसी लाइट को फॉलो किया और गाड़ी को हाईवे से नीचे उतार लिया। आदित्य को डर था कि गाड़ी धीमे होते ही गौतम के ठोकने की आवाज तेज हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और वो लगातार बजाता रहा। मृणाली उसकी तरफ इरिटेट होकर देखने लगी और उसने पूछा, क्या कर रहे हो आदित्य? इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो? आगे तो कोई नहीं है। आदित्य ने हॉर्न बजाना चालू रखा और फिर कहा, मृणाली, लेट नाइट हो चुकी है, सी अराउंड 2 बज रहे हैं। हर ढाबा नहीं खुला होगा और अगर हॉर्न बजाऊंगा तो कोई ना कोई निकल कर बाहर आ जाएगा। वैसे भी हमारे पास छाता नहीं है ना, तो हमें उसकी भी जरूरत होगी। आदित्य अपनी बात खत्म करता इसके पहले ही एक आदमी ढाबे से बाहर आया। उसके हाथ में छाता था। उसने मृणाली की तरफ देखा और गाड़ी रोकते हुए कहा, देखा हॉर्न का कमाल? यू गो विथ हिम, मैं गाड़ी लॉक करके आता हूं। मृणाली ने उसकी तरफ देखा और फिर वो गाड़ी से बाहर निकली। छाता लिए खड़े आदमी ने मृणाली को भी छाता लगाया और दोनों तेजी से ढाबे के अंदर चले गए। आदित्य ने हॉर्न अब बंद कर दिया था और उसे डिक्की से आवाज आ रही थी। तभी वो आदमी छाता लेकर वापस आ गया। आदित्य ने अपनी विंडो डाउन करी और उसे पास बुलाकर कहा, अब छाता मुझे दे दो, डिक्की से कुछ सामान निकालना है। इतना सुनते ही उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और आदित्य गाड़ी से बाहर निकला और उससे छाता ले लिया। इसके बाद वो आदमी भागकर ढाबे में चला गया। आदित्य ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाई। मृणाली ढाबे के अंदर खड़ी उसे ही देख रही थी, लेकिन आदित्य थोड़ा अंधेरे में था, इसलिए मृणाली को कुछ भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। आदित्य जल्दी से पीछे गया और उसने कपड़े में क्लोरोफॉर्म डाला और डिक्की खोली। डिक्की खुलते ही गौतम छटपटाने लगा। आदित्य ने तुरंत उसके मुंह पर कपड़ा रखा और कुछ 10 सेकंड में ही गौतम वापस बेहोश हो गया। आदित्य ने इसके बाद गौतम की जेब तलाशना शुरू की। उसे उसकी पॉकेट में वॉलेट मिला और बाकी सारी जेब खाली थी। आदित्य ने आसपास देखा और डिक्की लगा दी। इसके बाद वो ढाबे की तरफ बढ़ा जहां बाहर बोर्ड लगा हुआ था, गिल्लू का ढाबा। आदित्य अंदर गया। मृणाली उसका ही वेट कर रही थी। देर रात होने से ढाबे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैनेजर ने उन्हें स्माइल के साथ ग्रीट किया और अंदर चेयर की तरफ बैठने का इशारा करते हुए वो साइड में खड़ा हो गया। आदित्य और मृणाली एक टेबल पर सेटल हुए, तभी वेटर ने उनके सामने मेन्यू बुक रख दी। आदित्य ने मृणाली को मेन्यू बुक खोलकर पास कर दी। मृणाली ने कुछ पन्ने पलटे और फिर एक जगह अपनी उंगली रखते हुए कहा, मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगी, तुम अपने लिए कुछ मंगा लो। आदित्य ने उसके पास से बुक ले ली और वेटर को इशारा करके बुलाया। उसके आते ही आदित्य ने कहा, 2 खिचड़ी, पापड़ और 1 लस्सी। फिर वो मृणाली की तरफ पलटा और पूछा, तुम लस्सी पियोगी? जिस पर मृणाली ने ना में सिर हिलाया।
आदित्य ने वेटर से कहा, प्लीज मेक इट क्विक, हमें लंबा सफर तय करना है। वेटर ने श्योर सर कहकर मेन्यू उठा लिया और वो चला गया। अब टेबल पर मृणाली और आदित्य दोनों चुप बैठे थे। आदित्य को गौतम को वापस बेहोश करने के बाद थोड़ा सुकून मिला था, पर उसे डर था कि थोड़ी देर बाद वो दोबारा उठ सकता था। उसने पहले सोचा था कि वो उसे क्लोरोफॉर्म की ज्यादा डोज दे देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती थी। और इस वक्त में गौतम का जिंदा रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बिना वो अमित और ट्विंकल को नहीं छुड़ा सकता था। वहीं मृणाली आदित्य को चिंता में देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उसे हर मुश्किल से आजाद कर देना चाहती थी। उसने फिर कहा, आदित्य, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और मैं भरोसा करती हूं कि तुमने सब सच बोला, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम जितनी भी प्रॉब्लम्स में हो वो तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि वो उन लोगों की वजह से है जिनके साथ में तुम हो। अनुराग तुम्हारा दुश्मन है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। गौतम तुम्हारा दुश्मन है क्योंकि तुम शंकर परिवार के बेटे हो। जिसे तुम पिछली लाइफ कहते हो, तब तो तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं था। तुम आजाद और आवारा थे। आई एम सॉरी, बट यही तुम्हारा मिजाज था, बेफिक्र और आवारा। लेकिन जब से तुम हॉस्पिटल से आए हो, तुम किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरे रहते हो। पहले तुम मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे मारते पीटते जरूर थे, लेकिन अब जब भी तुम बात करते हो तो तुम्हें कई सारे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तुमने गौतम को मारा ताकि तुम्हारे दादा और पापा सेफ रहें, लेकिन देखो सब कुछ उल्टा हुआ। इससे पहले तुमने अनुराग और निखिल वाली मीटिंग में लोगों को मारा तो हम दोनों अलग हुए थे। मुझे लगता है कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो अनुराग तुमसे दुश्मनी छोड़ देगा, और दूसरी तरफ अपनी कंपनी में अपना शेयर लेकर तुम अगर कंपनी छोड़ दो तो गौतम और सुशील भी तुमसे दूर हो जाएंगे। आदित्य बिना पलक झपकाए मृणाली को सुन रहा था। उसने मृणाली से ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने उसे रोकते हुए कहा, मृणाली, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? मैं सबसे लड़ सकता हूं। मुझ में सबसे लड़ने और जीतने की ताकत है। इससे पहले आदित्य कुछ और बोलता, मृणाली ने उसे रोका और कहा, आदित्य, मुझे तुम्हारी ताकत या अकल पर शक नहीं है। मैं जानती हूं तुम सबसे लड़ सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है खुशियों भरी जिंदगी, जिसमें शांति हो, सुकून हो, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो। मृणाली, ये सब लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट चीजों को नॉर्मल और सुकून के लिए तो कर रहे हैं, ताकि मैं, तुम और हमारी फैमिली साथ में शांति से रह सके। आदित्य ने मृणाली को रोकते हुए कहा। तभी मृणाली ने ना में अपना सिर हिलाया और आगे कहा, आदित्य, लड़ाई में एक एनर्जी लगती है, पर सबमिशन में नहीं। मैं चाहती हूं तुम इन सबको छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, जहां तुम अपनी फैमिली के साथ शांति से रहो, खेती करो या कुछ भी। आदित्य मृणाली की बात पर हल्का सा हंस दिया, जो मृणाली के इनोसेंस के लिए थी। पर तभी आदित्य ने कहा, मृणाली, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे तुम दूर जाने के लिए कह रही हो। तुम यकीन नहीं करोगी, पर यहां लाखों करोड़ों मील दूर, कई ग्रहों को पार करके और कितने ही यूनिवर्सों को पीछे छोड़कर जब सबसे दूर चला गया था, तब भी मुझे तुम्हारी और मेरी फैमिली की शक्ल ही दिख रही थी। और मेरे अंदर वही रिग्रेट था कि मैं तुम लोगों को मरने से नहीं बचा पाया। इसीलिए मेरी इस लाइफ का पर्पस यही है कि मैं तुम सबको बचाऊं, और इसके बदले में मुझे खुद को कितना भी निचोड़ना पड़े या तड़पना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मृणाली अब आदित्य को एक टक करके देख रही थी। उसे यूनिवर्स और ग्रहों वाली बातों में कुछ खास दम नहीं लगा। मृणाली कुछ बोलती इससे पहले ही वहां पर वेटर उनके लिए खिचड़ी लेकर आ गया। आदित्य ने दोनों की प्लेट में खिचड़ी सर्व की और दोनों वो खाने लगे। लेकिन मृणाली अभी भी उस सोच में डूबी हुई थी। उसे ऐसा देख आदित्य ने पूछा, मृणाली, अब क्या सोच रही हो तुम? मृणाली का ध्यान टूटा और उसने आदित्य से कहा, मुझे सब सच लगता है, पर यह 10,000 साल वाली बात पर यकीन करना मुझे अजीब लगता है। मतलब कैसे तुम यूनिवर्सेस और प्लैनेट्स को क्रॉस कर सकते हो? आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो कुछ सोचने लगा, और फिर उसने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाता हूं जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए कि मैं नॉर्मल नहीं हूं और मुझ में कुछ शक्तियां तो हैं। रेडी? मृणाली ने एक्साइटेड होकर हां कहा और आदित्य ने अपने आसपास देखा। उसे ढाबे के बाहर अभी भी बारिश होती नजर आ रही थी।
उसने मनाली की तरफ देखा और कहा, चलो इस बारिश को रोकते हैं और थोड़ी सी देर के लिए यहाँ सनलाइट लाते हैं। इतना सुनते ही मनाली के मुंह से खिचड़ी लगभग बाहर आ गई थी। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और वो मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगा। मनाली की नजर बारिश पर थी। कुछ देर में बारिश धीमी होने लगी और फिर अचानक से रुक गई। अभी सिर्फ मनाली का ध्यान बाहर रुकी हुई बारिश पर था। बाकी सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। आदित्य की आंखें अभी भी बंद थीं। मनाली ने आदित्य की तरफ देखा और फिर दोबारा बाहर देखना शुरू कर दिया। सर, आपकी गाड़ी में फोन बज रहा है, ढाबे के वॉचमैन ने आकर कहा। उसकी आवाज सुनते ही आदित्य ने आंखें खोली और बाहर बारिश फिर तेजी से बरसना शुरू हो गई। आदित्य का फोन उसके पास था और मनाली का उसके पास था। तो ये किसका फोन था? मनाली ने आदित्य की तरफ देखा और वो उठा और उसने मनाली से कहा, मैं देख कर आता हूं। इतना कहकर आदित्य खड़ा हुआ और उसने वॉचमैन से छाता लिया और वो एम्बेसडर की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, उसे डिक्की से फोन बजने की आवाज आने लगी। आदित्य ने तुरंत डिक्की खोली। गौतम अभी भी बेहोश पड़ा था और उसका फोन उसके नीचे दबा हुआ था। आदित्य ने फोन उठाया और उस पर सुशील का फोन आ रहा था और उसके अलावा उस पर कई सारे मिस्ड कॉल थे। उसने ऊपर स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप मैसेज देखा जिस पर लिखा था, इसका नाम ट्विंकल है, आदित्य की दोस्त। इसके जिस्म की खुशबू चाहिए तो आ जाओ गुड़गांव। ये मैसेज पढ़ते ही आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तभी उसे रिग्रेट हुआ कि उसकी वजह से ट्विंकल को कितने बुरे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। Thanks for hearing. The next episode will come shortly. Let me upload the rest 3 episodes.